ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझा था, है ना, और न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसी के बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले बताओ कि फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले हमें अगर मैं इलेक्ट्रिक बिल में हमें सबसे पहले क्या निकालना रहता है, यूनिट। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना लोड हम लोग यूज कर रहे हैं उसको लिखते हैं वॉट, फिर इनटू कितने दिन तक से कितने टाइम तक, टाइम डिवाइडेड बाई 1000। उसके बाद दूसरा क्या आता था, फिर हमें निकलता था कि टोटल बिल। बिल बिल को कैसे करते थे, जो यूनिट आएगा उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा बिल निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में देखो क्या कहता है, किसी घर में किसी घर में 15 वॉट का या 15 वाट वॉट के 15 वॉट के 10 बल्ब, 15 वॉट के 10 बल्ब, 100 वॉट के 3 पंखे, 100 वॉट के 3 पंखे, 1500 वॉट का एक गीजर है तथा 1500 वॉट का एक गीजर। गीजर समझते हो, पानी गर्म करने वाला गीजर है। ठीक है, यदि पंखा प्रतिदिन या पंखे प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे, 8 घंटे, बल्ब 10 घंटे, बल्ब 10 घंटे तथा गीजर 2 घंटे चलता है, तथा गीजर 2 घंटा चलता है चलता है, तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से, तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 महीने का बिल कितना होगा। 1 महीने का बिल कितना होगा, कैलकुलेट कर सकती हो, ट्राई करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इतना सारा डेटा दिया है, डेटा देख के घबराना नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, निकालना रहता है यूनिट। और यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट ए टाइम डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो, अगर कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है तो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, इसलिए यूनिट पहले उन सबका अलग अलग आएगा, है ना। तो पहले मैं समझ लो कि बल्ब का यूनिट निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यू भी लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ बल्ब। कैसे निकालूंगा कि कितने वॉट का है, कितने वॉट का, 15 वॉट का। क्या एक ही बल्ब है, नहीं, 10 बल्ब है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इनटू ये कितने दिन चलेगा, ये 10 बल्ब 10 दिन, मतलब सॉरी 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 दिन। और हर दिन कितने घंटे, तो
बल्ब जो है 10 घंटे है, ठीक है। बल्ब कितना है? 10 घंटा। तो यहाँ पर 10 कर, उसके बाद डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से। देखो 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गया। कितना आ जाएगा ये जी? यहाँ बचा 15, 3, 15 तिया 45, यानी बल्ब का यूनिट आ गया 45। अब उसके बाद बल्ब के बाद मैं निकालूंगा पंखे का। मैं लिख दो यहाँ पर यूनिट ऑफ फैन। करूंगा कैसे भैया? कितने वॉट का है पंखा? 100 वॉट का। 100 कितना है? 3। कितने दिन चलेगा? 30 दिन। और कितने घंटे? तो पंखा जो है 8 घंटे। 8 डिवाइडेड बाई 1000। 1 2 3 से 1 2 3 बचा क्या? 8 त्रिक 24 और यहाँ है ना, यानी 3 त्रिक का 9 8 72, 72 यूनिट आ गया पंखे का। अब क्या बच गया है जी? अब बच गया है गीजर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूनिट ऑफ गीजर जी। कितने वॉट का है? 1500 वॉट का। कितना गीजर है? एक ही गीजर है, तो यहाँ आ जाएगा 1500। कितने दिन चलेगा? 30 दिन। और कितने घंटा चलता है रोज? चलता है 2 घंटा। यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1000। 1 2 3, 1 2 3, कितना बच गया? 15 दूनी 30 और 30 तिहाई 90। यहाँ देखो 15 दूनी 30 और 30 या 90, 90 यूनिट आ गया गीजर का। हमने सबका यूनिट निकाल लिया है, तो अब टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट कितना हो जाएगा भाई? यूनिट ऑफ बल्ब, यूनिट ऑफ फैन और यूनिट ऑफ गीजर। तो यूनिट ऑफ बल्ब प्लस यूनिट ऑफ फैन प्लस यूनिट ऑफ गीजर कितना हो जाएगा? पहले का बल्ब का कितना आया है? 45, इसका 72 और 90। 45, 72 और 90। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 207। 207 यानी टोटल यूनिट आ गया 207। बस यूनिट निकल गया तो हमें बिल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल क्या होता है? यूनिट मल्टीप्लाई बाय द रेट, और यूनिट आया है 207। हमारा रेट जो दिया है इसमें कितना दिया है? 4 रुपए। यहाँ कर दो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 4 दूनी 4 शून्य शून्य 2 और 4 दूनी 8, यानी 828 रुपए। 828 ये हमारा आ गया पूरा एक महीने का बिल। समझ में आया? तो किस तरीके से अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा उसमें देखोगे तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, आपका जो बिल आता है आप पर चार्ज कितने, रेट कितना किया जाता है, 3 रुपए प्रति यूनिट या 4 रुपए प्रति यूनिट, ठीक है। फिर आपके घर में कितना लोड है, आप अपने आप से कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हो कि मेरा जो लाइट बिल आ रहा है वो सही आ रहा है या फर्जी आ रहा है। समझ में आया? हाँ। और ऑफिस में जा करके अगर वो लोग कुछ उल्टा सीधा पढ़ाए हैं तुमको समझाना है, इधर आओ हम तुमको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पढ़ने का मतलब कभी कभी ये नहीं होता है कि कुछ लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि पढ़ने का क्या मतलब है, क्या इससे सरकारी नौकरी मिल जाएगी सबको? तो भाई हम जो पढ़ते हैं, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, बायो पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, तो हर सब्जेक्ट तुम्हारे नौकरी के लिए नहीं रहता है। वो रहता है कि तुम जो लाइफ जी रहे हो, जो जीवन जी रहे हो, वहां पर यूटिलाइज हो सके, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सके। समझ में आया? अब हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, समझते हैं सेल के बारे में। बैटरी, इसका हमारी जिंदगी में बहुत यूज होता है। क्या बिना बैटरी के मोबाइल चल सकता है? हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वो चार्जेबल होती है या बिना चार्ज की होती है? बैटरी है
वो रिचार्जेबल है कि नहीं है? रिचार्जेबल है। लेकिन पहले के ज़माने में या आज भी जो घड़ी होती है, दीवाल घड़ी में जो बैटरी लगती है वो रिचार्जेबल होता है कि नहीं होता है? रिचार्जेबल नहीं होता है। बच्चों की जो गाड़ियाँ आती हैं छोटी-छोटी जिसमें ड्यूरासेल, एवरीडे बैटरी लगाते हो, क्या रिचार्जेबल होता है? तो जो बैटरी चार्ज हो सकती है, जो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है, उसके बेसिस पर हम बैटरी को 2 भागों में बाँटते हैं। अगर एक है तो उसे हम कहेंगे सेल और कई सारे सेल मिल जाए तो उसे हम कहेंगे बैटरी। ये जो बैटरी होती हैं, इन्हें हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, ठीक है? द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल हम उसे कहेंगे जो सबसे पहले-पहले बना था और जब पहली-पहली बार सेल बना था तो रिचार्जेबल नहीं था, तो नॉर्मल सेल था जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते थे। तो जो बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकता है, नॉट रिचार्जेबल, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल कहेंगे। उसे हम प्राइमरी सेल कहेंगे। लेकिन जो बैटरी रिचार्जेबल होती है, जिनका इस्तेमाल हम सेकंड टाइम कर सकते हैं, सेकेंडरी से याद रखना, जिनका इस्तेमाल हम सेकंड टाइम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल, ठीक है? ये बैटरी क्या होती है? रिचार्जेबल। तो यहाँ देखो, जो रिचार्जेबल होता है या रिसाइकल्ड होता है, उसके ऊपर ऐसा साइन बना रहता है, ठीक है? ऐसा जो है साइन बना रहता है कि इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिचार्जेबल होता है। हालाँकि हर पर नहीं बना रहता है, अभी कुछ-कुछ बैटरियाँ होती है जो ऐसे हमारे मोबाइल का जो बैटरी है उसको अगर पहले टाइम में तो मोबाइल खुल जाती थी, हैंग हो गया तो बैटरी निकाल दो, फिर बैटरी लगा दो, मोबाइल चालू हो जाती थी। अब अगर मोबाइल हैंग हो गया तो खोल भी नहीं सकते हो, है ना? तो हमारा मोबाइल का बैटरी भी रिचार्जेबल है, तो किसमें आएगा? वो सेकेंडरी सेल में आएगा। लेकिन जो घड़ी होती है, घड़ी की बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती है, वो किसमें आएगी? प्राइमरी सेल में। अब देखो, हमने ये जो बात करी, ये बैटरी तो है सॉलिड फॉर्म में, है ना? सॉलिड फॉर्म में। ऐसे ही बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, अब बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने में हेल्प करता है, उनके प्रेशर को बढ़ाता है ना? अगर कोई सर्किट है, हम सर्किट में बैटरी को लगाते हैं, तो उसमें से क्या होता है? ये प्रेशर जनरेट करता है ताकि इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जा सके। इस बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और धड़ाधड़ भागेंगे और हमें वो करंट उसमें से जनरेट होती हुई दिखाई देगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे जब हम प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस मैं थोड़ा-सा क्विक रिवीजन करवाता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने क्या लिया था? एक वोल्टामीटर यानी बीकर लिया था। इस बीकर में पानी भरा था और पानी में हमने सॉल्ट घोला था, कोई भी सॉल्ट, NaCl हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, है ना? जिंक सल्फेट हो गया। ये सब हमने घोला था कि नहीं घोला था? जब ये घोला था इस पानी में, तो इस पानी को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट और इसी इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन होते थे, वो रॉड पर मूव करते थे। एक रॉड से निकलते थे और दूसरे रॉड पर मूव होते थे, ठीक है? तो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर हम बैटरी को अगेन 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है? बैटरी के अंदर भी ऐसी ही कुछ न कुछ चीज भरी रहती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स
बैटरी को हम अगेन दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लिक्विड बैटरी, लिक्विड, और दूसरे को हम कहते हैं ड्राई। ठीक है, लिक्विड एंड ड्राई, लिक्विड एंड ड्राई। अच्छा, गांव में देखा होगा है कि अगर किसी, नहीं गोबर गैस नहीं, गोबर गैस का कंसेप्ट अलग है। हमने गांव में देखा होगा कि किसी के घर पे, मान लो कि ये घर है, घर है, और घर पे किसी के लगा हुआ है सोलर पैनल है, सोलर पैनल। तो ये सोलर पैनल क्या करता है, सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक में, और इस इलेक्ट्रिक को हम स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, है ना। बैटरी लगी रहती है घर में बड़ी सी, उस बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो बैटरी होता है ये भारी होता है, और इसमें अगर आप देखोगे तो लोग टाइम टाइम पर पानी डालते रहते हैं, कहते हैं बैटरी का पानी है। क्या कहते हैं, कभी देखा है बैटरी का पानी? अच्छा, नहीं देखा है तो देखो, जब सोलर सेल रहेगा ना, सोलर सेल, तो उस सोलर से, ये सोलर किसी काम का नहीं, ये सिर्फ इतना ही करता है कि सूरज की किरणों को जो हीट के फॉर्म में आ रही हैं उसे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये जैसे कन्वर्ट होता है तो वो स्टोर हो जाता है किसी न किसी बैटरी में। उसके बाद जब रात हो जाती है, सूरज नहीं रहता है, तब यही बैटरी से पावर निकलती है और लाइट वाइट जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, अभी इतना समझो। तो देखो, जो बड़े बड़े बैटरी, अच्छा ये बड़ा बैटरी तो देखा होगा ना, बड़ा वाला बैटरी, बड़ा वाला बैटरी, हाँ देखा है ना बड़ा वाला बैटरी। तो इस बैटरी में ना क्या होता है कि एक लिक्विड भरा जाता है। लिक्विड के फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक तो पानी, और वो नॉर्मल पानी नहीं होता जो हम पीते हैं, वो होता है ये अपना उबाला हुआ पानी। उबाला हुआ इन द सेंस, उबाल करके जब भाप बनता है, तो भाप बनने के बाद जिस पानी को इकट्ठा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि पानी को उबालना, भाप बनाना और उसे इकट्ठा करना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलाइजेशन। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें भी मेटालर्जी पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो मेटालर्जी में देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे आयरन के ओर हैं, तो आयरन के ओर को, अब वो मिट्टी के अंदर सने हुए हैं तो उसमें कचड़ा भी है, मिट्टी भी है, तो उन सबको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके अलग करना पड़ता है। उसी तरीके से जो पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम में भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें निकलती हैं। तो ऐसे ही अगर पानी है, पानी में बहुत सारा मिट्टी मिला है, धूल मिला है, कण मिला है, तो आप पानी को गर्म करो। जब आप गर्म करोगे तो उसमें से पानी के उबलने का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, फिर मिट्टी धूल के उबलने का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो अमूमन देखा जाता है कि जो पानी का टेम्परेचर होता है वो धूल कणों के टेम्परेचर से बहुत कम ही होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगेगा और भाप बनना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर मिट्टी वगैरह को तुम्हें गलाना है तो कई हजार डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ता है, तो हमारे गैस वैस में उतना तो होता नहीं। तो नॉर्मली यही पानी क्या होता है, जब उबलता है तो इसमें से जितने भी मेटल्स होते हैं पानी के अंदर, चाहे वो कैल्शियम हो, मिनरल्स हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है, कॉपर हो, ये सारे के सारे नीचे ही रह जाते हैं, और पानी में से सिर्फ H2O, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन रहता है वो उड़ करके भाप बनता है, और भाप ठंडा होकर के जब बाहर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, समझ में आया? डिस्टिल्ड वाटर। उस पानी को पीने से आपको कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी के अंदर हमें उसी पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर हम भरते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बैटरी में 35% होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बैटरी लेकर जा रहे हो तो बड़े ही संभाल कर लेकर जाओ, क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा होता है। एसिड, लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा एसिड है। वो क्या कहते हैं कि बाप रे बाप, तेजाब है, तेजाब अगर शरीर पर गिर गया तो जला देगा, ना है? अच्छा, तो कभी छुट्टी लेकर के गांव वगैरह में जाओ घूमने,
वो सब सुनने को मिलेगा। वो कहते हैं तेजाब है, तेजाब कुछ नहीं रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड खतरनाक होता है। अगर उसे 100% सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाएगा तो अगर किसी के बॉडी पर गिरा तो वो समझ लो जला के होल कर देगा। इसलिए उसमें 35% सल्फ्यूरिक एसिड और इसी को ना डाइल्यूट किया। देखो 100% सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एकदम गाढ़ा रहता है। जैसे चीनी, तुम एक ग्लास है, ग्लास में इतना चीनी भर दो पूरा और उसके बाद पानी डाल दो, तो क्या तुम्हें ये जो घोल घोल दिखाई देगा वो शरबत की तरह दिखाई देगा, एकदम शीरा की तरह दिखाई देगा। शीरा, शीरा समझते हो? शीरा मिठाई, हाँ मिठाई बनाते हैं। अगर जलेबी वलेबी तो उसमें देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो लास्ट में बच जाता है उसको शीरा कहते हैं। तो शीरा क्या है, एक तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अगर तुम उसमें पानी मिला के उसको पंचुछुर कर दो, मतलब हल्का कर दो, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट। ठीक है, तो ये डाइल्यूट या डाइलेशन तुम अगर केमिस्ट्री में 11th-12th में एक्सपेरिमेंट किए हो तो कई बार करवाते थे। सर लोग क्या रहता था कि जहाँ H2SO4 का बीकर रहता था वहां पर जा करके कहते थे, वो ट्यूब रहती थी बड़ी सी, उससे निकालो कुछ ml और फिर उसके बाद उसमें पानी मिलाओ। तो जैसे ही हम लोग H2SO4 में पानी मिलाते थे उसमें से धुआं निकलता था। ठीक है, हाँ, तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे डाइल्यूट करो ताकि ये हल्का हो जाए, ताकि हमारे शरीर पर अगर गिरे तो हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसी तरीके से बैटरी के अंदर भी 35% H2SO4 और बचा हुआ 65% क्या रहता है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या है समझ में आ गया? जो बारिश का पानी होता है ये भी डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। बताओ कैसे? बारिश का पानी, हाँ भाप बन के, चाहे वो तुम्हारे गढ़ी गुढ़ा का पानी हो, चाहे समुंदर का पानी हो, चाहे तुमने थूक दिया है वो हो, कुछ भी हो, उसमें कौन सा भी मेटल हो, मिनरल हो, वो सारा का सारा नीचे रह जाता है। लेकिन सूरज की गर्मी में भाप बन के खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर जाता है, और ऊपर जा करके जब बादल बन जाता है और यही जब बरसता है झमाझम झमाझम, जब तक ये धरती को टच नहीं करता है तब तक ये डिस्टिल्ट रहता है। लेकिन जैसे ही धरती को टच करता है उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, अब वो डिस्टिल्ट नहीं रह जाता है। तो पहले के लोग क्या करते थे, अगर कभी बादलों से बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, वो पत्थर क्या रहता है, बर्फ ना। बर्फ कहते हैं ना, आज बहुत बर्फबारी हुई है, बर्फ पड़ा है। इतने तेजी बड़े बड़े बर्फ पड़ते हैं कि अगर गाड़ी वाड़ी खड़ा रहे सामने तो उसके कांच वांच टूट जाते हैं। इंसान खड़ा रहे तो उसका सर्वर फूट जाता है, एकदम धार 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 लगता है। तो उन पत्थरों को, उन बर्फ के टुकड़ों को लोग क्या करते थे, बॉटल में इकट्ठा कर लेते थे, बॉटल में इकट्ठा कर लेते थे और रख देते थे। कहते थे कि जब किसी को चोट लगेगा तो उस चोट को धुलने के लिए हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस पानी का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इनमें कोई भी मेटल, ना तो कैल्शियम है, ना तो मैग्नीशियम है, ना तो एल्यूमिनियम है, ना तो कॉपर है, कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं है। और जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो हम ऐसे पानी से अगर धुलेंगे, मान लो कि तुम अपने घर के पानी से उस चोट को धुल रहे हो और उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक है, तुम्हारा घाव पक जाएगा, जल जाएगा, जलेगा। लेकिन इस पानी से धुल रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? हाँ, तो लोग इसी को हिंदी में कहते हैं आसूत जल, आसूत जल। ठीक है, आसूत जल। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो बैटरी होती है, बैटरी में 35% क्या भरा गया रहता है, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल भी इसी को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ क्या रहता है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद बैटरी का ये जो खापचा निकला रहता है, खापचा इन द सेंस जिसमें से हम लोग तार वार जोड़ करके अपने लाइट वाइट को जलाते हैं, वो होता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का। क्या, लेड ऑक्साइड मतलब कि कांच की उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ना इस एसिड की वजह से इस पर व्हाइट व्हाइट चीज बैठते जाता है और वो उसे खदड़ देता है, कभी कभी यही खत्म हो जाता है।
टूटी ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर हमने सेल को कितने भाग में डिवाइड किया? 2 भाग में। पहला क्या था? लिक्विड, लिक्विड, और दूसरा ड्राई, ड्राई। तो लिक्विड समझ में आ गया, ड्राई की तरफ चले। कभी बचपन में बैटरी तोड़ा है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए? बैटरी नहीं फोड़ा है। तो अभी फोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बैटरी रहता है, पहले तो देखो ऐसा टॉर्च हुआ करता था ना, ये बड़ा वाला टॉर्च रहता था, इसमें जो कि 3 बैटरी डालते थे, फिर एक टॉर्च जलता था, धक धक धक, है? तो इस बैटरी को हम लोग फोड़ते थे, और जब इसको फोड़ोगे तो इसके अंदर तुम्हें कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये बैटरी, जैसे कि मान लो ये बैटरी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। ठीक है, उसके ऊपर ये लगा रहता था इसका नहीं। अब देखो जैसे आप इसको फोड़ोगे, पहले आपको इसके अंदर एक काला कलर का एक रॉड मिलता था। ठीक है, तो थोड़ा रहेगा तो पता रहेगा, नहीं तो फोड़ कर देख लेना। काला कलर का ऐसा रॉड मिलता था। ठीक है, वो कार्बन होता था, कार्बन, कार्बन की छड़। कार्बन, दुनिया में हर जगह कार्बन है, बिना कार्बन के कुछ नहीं बना है। तुम्हारा शरीर कार्बन है, कपड़े पहने कार्बन है, हर एक चीज जो जहां भी तुम देख रहे हो सब कार्बन ही कार्बन है। समझ में आ रहा है? तो एक कार्बन की छड़ रहती थी, समझ लो एक तरीके से चारकोल वगैरह की टाइप में। उसको अगर घसते थे तो काला काला छोड़ता था। उसके बाद इसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ मटेरियल भरा रहता है। व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ मटेरियल भरा रहता है, और फिर नीचे एकदम एक प्लेट लगी रहती है। नीचे यहाँ पर एक प्लेट लगी रहती है। ठीक है, एक प्लेट लगी, इसमें इतनी चीजें। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहले जो काला वाला था ये तो कार्बन की छड़ थी। ठीक है, उसके बाद ये जो व्हाइट कलर है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता था। ठीक है, ये जो रहता था, ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता था। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को पास होने में मदद करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में इसमें दो चीजों का मिक्सर रहता था। ठीक है, दो चीजों, किसका किसका? एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, और दूसरा रहता था नौसादर या अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते थे, NH4Cl, NH4Cl, मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ही इसको हिंदी में नौसादर कहते हैं, नौसादर। ठीक है, नौसादर, नौसादर, नौसादर। बताओ ये काले कलर का क्या रहता था? कार्बन की छड़, कार्बन रॉड जिसको कहो, कार्बन की छड़। और नीचे जो प्लेट लगा होता था, प्लेट, ये जिंक का प्लेट लगा होता था, जिंक प्लेट, जिंक प्लेट, जिंक प्लेट। अब देखो हमारा बैटरी एकदम रेडी है, बस इसमें ये पता करना है कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। ठीक है, तुम अगर देखोगे ध्यान से तो बैटरी के ऊपर जहां पर ये हुंडी लगी रहती थी वहां पर लिखा रहता था प्लस, और नीचे वाला ऑटोमेटिक पता चल जाता कि ये माइनस है। तो कार्बन का जो रॉड रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता था, और जिंक का प्लेट ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, नेगेटिव टर्मिनल का काम। समझ में आई? और इस तरीके से हमारा दूसरा फॉर्म बैटरी का तैयार हुआ, जिसे हमने कहा ड्राई सेल। क्योंकि इसमें लिक्विड कहीं दिख रहा है? नहीं, इसमें कहीं भी लिक्विड नहीं था, ये पूरी तरीके से ड्राई था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ड्राई सेल।
ड्राई सेल। इसमें पूछता क्या है सवाल, कहता है कि पहली ड्राई सेल या पहली बार ड्राई सेल की खोज जो हुई थी उसका नाम क्या था, तो उसको हम कहते हैं वोल्टाइक सेल। फर्स्ट जो ड्राई सेल था वो क्या था, वोल्टाइक। हाँ, जिसने जिसने पता किया उसी के नाम पर ही है। वोल्टा नाम था उसका, वोल्टा, और उसी ने पता किया इस सेल को, तो उसको कहा गया वोल्टाइक। और इसके साथ मिलकर के एक और इंसान ने काम किया था, उसने अपना मतलब कि अपने नाम पर रखा गैल्वेनिक सेल। तो इसी वोल्टाइक सेल को हम कभी कभी गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये दो लोगों ने मिलकर बनाया था। तो कहेगा कि पहला जो ड्राई सेल बना था उसका नाम क्या था, तो ऑप्शन में देख लेना क्या है। अगर वोल्टाइक सेल है तो वोल्टाइक सेल मार देना, नहीं तो गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल मार देना। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। इसमें वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में उन लोगों ने इस्तेमाल किया था वो इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं था। उन्होंने H2SO4 का इस्तेमाल किया था। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, H2SO4 का इस्तेमाल किया था। अब उस वक्त में इन्हें ऐसा ड्राई व्राई का कुछ आइडिया नहीं था कि हाँ उसको कैसे ड्राई करना है कैसे नहीं करना है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा ऐसे बड़े बड़े डब्बे बनाए थे, और डब्बे में किसी न किसी तरीके से मैनेज करके H2SO4 को ठूसा था। उसके बाद इन्होंने रॉड यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसको कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा रहेगा, कैथोड या एनोड, एनोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि कैथोड पर हमेशा कैटायन आता है, प्लस आता है यानी ये नेगेटिव रहेगा, और एनोड पर हमेशा माइनस आता है यानी ये पॉजिटिव रहेगा। तो एनोड के फॉर्म में, एनोड के लिए उन्होंने जिंक का इस्तेमाल किया था, जिंक का, और कैथोड के लिए उन्होंने कॉपर का इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल किया था कॉपर का, कॉपर, कॉपर, बस। उनके बैटरी से हमें जो वोल्टेज मिली थी वो मिला था 1.5 वोल्ट। बहुत बड़ा सेटअप था उनका, एकदम बड़े से डब्बे लगे हुए थे सब कुछ, लेकिन उससे उन्होंने सिर्फ 1.5 वोल्ट का ही करंट जनरेट कर पाए थे। ठीक है, पहला पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहली पहली बार। क्लियर हुआ इतना। तो अगर पूछेगा कि पहला ड्राई सेल कौन सा था, वोल्टा सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब ड्राई सेल के कई टाइप होते हैं, मैं बस नाम बता देता हूँ, याद रखना तो रखना, नहीं तो कोई इतना जरूरत नहीं। ड्राई सेल के एग्जाम्पल, अब आज के टाइम में इन सबका इस्तेमाल नहीं होता है। पहला तो जैसे हमने देखा ही था वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। उसके बाद और आया था कि यूं कहे, यहाँ ड्राई सेल न लिख करके खाली सेल के एग्जाम्पल, ठीक है। एक था वोल्टाइक सेल, उसके बाद दूसरे और इंसानों ने बनाया था, उसका नाम था लेकलांचे सेल, लेकलांचे सेल, लेकलांचे सेल। फिर एक ने बनाया था उसका नाम था डैनियल सेल, ठीक है, डैनियल सेल। और ये वोल्टाइक सेल हो गया, लेकलांचे हो गया, डैनियल हो गया। और वोल्टाइक किसका ही पार्ट है, ड्राई सेल का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये तीन सेल नाम याद रखना, तो याद रखना, अगर कभी भूले भटके आ गया तो आ गया, नहीं तो ये पूछता खाली इसमें से यही है, पहला जो ड्राई सेल था वो कौन सा था, वो वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल था। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो H2SO4 का। और एनोड के रूप में, एनोड के रूप में एनोड के रूप में तो जिंक का इस्तेमाल हुआ था, और कैथोड के रूप में कॉपर का, कैथोड के रूप में कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। इतनी चीज क्लियर हुई क्या, अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, उसके बाद हम
जो भी बैटरी होती है, ये बैटरी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बैटरी देखो, जैसे बहुत सारी बैटरी है, तो हम बैटरियों को 2 फॉर्म में जोड़ सकते हैं। एक, या तो जब हमने पहले ज़माने का अगर हम ये देखते हैं, टॉर्च देखते हैं, तो इसमें हम बैटरी को लगाते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं सीरीज में, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? एक दूसरे से कनेक्टेड है सीरीज में। लेकिन कभी-कभी जब हम सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट में हम देखते हैं कि बैटरी कुछ इस तरीके से भी लगी हुई है। बैटरी कुछ इस तरीके से लगी हुई है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है। तो बैटरियों को भी हम उसी रजिस्टर और कैपेसिटर की तरह सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना रहता है कि हम किन बैटरी को सीरीज में करेंगे और किन बैटरी को पैरेलल में करेंगे। तो देखो, अब ये जो बैटरी है, हमने कहा कि इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो ना हो सके, इसके लिए हर बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, रोकता है, भैया रुक जाओ। इस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में मदद तो करता है, लेकिन बड़ी ही मजबूरी से करता है। वो अपने मन मार के करता है। वो भी रोकना चाहता है इलेक्ट्रॉनों को, जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा ही भेजेगा। इसलिए कहा जाता है हर चीज का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ न कुछ। वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेंगे, लेकिन उनके बस में नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन चले ही जाते हैं। तो जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दो चीज हो सकता है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो या तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनों को आराम से पास कर देगा, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेंगे। और हमको पता है बैटरी वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी प्रेशर से जा रहे हैं। और अगर वोल्टेज हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर हाई है, इलेक्ट्रॉन धका धक जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन धका धक जाएंगे तो बैटरी भका भक खत्म होगी। इसीलिए जो हमारे टॉर्च की बैटरी होती थी, अगर तुम टॉर्च को रोज 4 घंटा 5 घंटा या 2 घंटा जला दो, तो 2 से 3 दिन में वो बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन हम टॉर्च का इस्तेमाल उतना तो करते नहीं थे, खाली रात में अंधेरे में किसी को खेत वगैरह में जाना हुआ, पानी वगैरह लोग खेत में डाल रहे हैं देखने के लिए जाना हुआ, तभी इस्तेमाल करते थे। तो 10 दिन 15 दिन आराम से चल जाती थी। तो ऐसे बैटरी जिनका कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्टेज वो धका-धक देते हैं और वो खत्म भका-भक होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो बैकअप बहुत कम देते हैं। बैकअप उनका बहुत ही कम होता है ना? बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बैटरियाँ जिनका रेजिस्टेंस हाई हो, जैसे तुम्हारे जो उसको क्या कहते हैं, इसमें 12, 6, 3, 9 लिखा रहता है, घड़ी, दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी में एक बैटरी लगा देते हो तो 3 से 4 महीने तक चलता है एकदम, है ना? 3 से 4 महीने तक चलता है। क्यों? वो, या तुम्हारे रिस्ट वॉच है, वो भी आराम से चलता है। उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसके अंदर वोल्टेज वोल्टेज धीरे-धीरे जाता है। जब वोल्टेज कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे-धीरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज खत्म नहीं होंगे और ये बैकअप ज्यादा देगा। बैकअप क्या देगा? ज्यादा देगा। समझ में आया? बैकअप ज्यादा देगा। इतना क्लियर हो गया क्या? जो बैटरी होती हैं, बैटरी की कैपेसिटी को, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्षमता को हम मेजर करते हैं। नॉर्मली तो हम कहते हैं एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। लेकिन
जब क्षमता कम हो, कैपेसिटी कम हो, तो उसके आगे हम लगा देते हैं मिली एम्पियर आवर। तो तुम्हारे जो स्मार्टफोन है उसके बैटरी पर देखोगे तो लिखा रहेगा 3000 मिली एम्पियर आवर एमएच, कहते हैं ना। मेरा 4000 एमएच की बैटरी है, 5000 एमएच की बैटरी है। वो क्या बताता है? उस बैटरी की क्षमता को बताता है। हाँ, फोन की बैटरी की, स्मार्टफोन की बैटरी जो होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है। आजकल तो सब स्मार्टफोन ही हो गया है, सब लैपटॉप बैटरी में लिखा रहता है 4000 एमएच, 5000 एमएच। कोई फोन लेने जाता है वो पहले यही पता करता है कि उसकी बैटरी कितनी है, बैकअप कितना देगा वो, समझा? बैटरी की कैपेसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, एम्पियर एम्पियर आवर। इतना क्लियर हो गया तुम्हें? अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इन्वर्टर का कंसेप्ट समझेंगे। इन्वर्टर क्या होता है पता है ना? तो घर में लगाते हैं, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर पे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। हाँ, तो उस इन्वर्टर के बारे में समझेंगे कि अगर हमें इन्वर्टर लेना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सबके बारे में हम